हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो चैप्टर क्लास 12 का सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे थे उसी में हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड्स, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों के प्रकार, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम लोग को दो बातें आज देखनी है। क्या देखनी है? एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक हमें पढ़ना है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और एक हमें पढ़ना है एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है और एक हमें एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और एमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, क्लियर रहती बातें। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नंबर 1 डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग करेंगे। तो पहला अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें लिखा है पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट। पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट। तो पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट, ये हमारा हो गया किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और अगर हम वहां बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल्स आर इररेगुलरली अरेंज। पार्टिकल्स आर इररेगुलरली अरेंज्ड। अब इन दोनों बातों को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि टाइल्स, किसी के घर में अगर टाइल्स लगी है दो शेप में, मान लीजिए अगर ब्राउन है और ब्राउन के बाद मान लीजिए कि वाइट है, तो ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ये क्या हुआ, ये रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट। और इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल में कर दें, यानी कि हम सीधे भी चले जाएं, ठीक ना, हम लेफ्ट साइड भी चले, यानी कि हम वहां पर लेंथ लेकर भी चलें, ब्रेथ लेकर भी चलें और हाइट को भी लेते चले, यानी टाइल्स के ऊपर टाइल्स अगर रखते चले जाएं, सेम पैटर्न में अगर रखते हुए चले जाएं, तो वहां पर हमको क्या दिखेगा, एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट दिखेगा। अब जैसे ऐसे समझिए आप लोग, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, एक रेगुलर अरेंजमेंट बन रहा है। अब यहां पर हम देखिए एक डॉटेड लाइन या डॉटेड सर्कल बनाएंगे, तो ये क्या है बच्चों, ये एक हमें रेगुलर 3D अरेंजमेंट मिल रहा है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। अब कह रहे हैं सर 3D कैसे हो गया? 3D जैसे ध्यान से देखो, अगर हमको इमेजिनरी लाइन से इनको कनेक्ट करें, ठीक ना, इमेजिनरी लाइन से अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ध्यान से देखिए हमको क्या मिलेगा। अगर हम इनको इमेजिनरी लाइन से सभी को कनेक्ट करें तो बच्चों हमको यहाँ पर क्यूब्स दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे? देख रहे हो आप, क्यूब्स दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ठीक ना, ये हमारे पास क्या है, क्यूब्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। क्यूब्स के ऊपर क्यूब्स, क्यूब्स के बगल में क्यूब्स, क्यूब्स के नीचे क्यूब्स, तो यानी ये होता है एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट। लेकिन जब हम एमॉर्फस की बात करते हैं, जब हम एमॉर्फस में आते हैं तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट की बात नहीं कर पाते। तो एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो एमॉर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए
इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा जो मैं बना रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या रेगुलर अरेंजमेंट कहीं दिखाई पड़ रहा है? रेगुलर अरेंजमेंट है। आप यहां से जैसे इसको मैंने कनेक्ट करता हूं तो मैं क्यूब तो बन रहा है, ठीक ना, क्यूब तो बन रहा है, लेकिन क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये अलग क्रिस्टल्स आ गए हैं, यहाँ पर अलग ये पॉइंट आ गए हैं, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो ये ऐसे इसको कनेक्ट कर दूँ, फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो क्या ये हमें रेगुलर अरेंजमेंट कुछ दिखाई पड़ रहा है? क्या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक इर्रेगुलर सा अरेंजमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक ना। तो यानी अगर हम कहें नॉर्मल समझे तो अगर हम एक पार्टिकल यहाँ लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से, तो अगर हम कहें कि ये एक हेक्सागोन बन रहा है, ठीक ना, ये क्या बन रहा है? हेक्सागोन बन रहा है। ये रेगुलर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ठीक ना। तो इसके बगल में भी सेम इसी तरीके का अरेंजमेंट हमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हेक्सागोन के बगल बगल अगर हम इस तरीके का अरेंजमेंट बनाएं पार्टिकल्स का, सबको कनेक्ट करें तो एक हेक्सागोन दिखेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके बगल का अरेंजमेंट यही हेक्सागोन हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक ना बच्चों, कुछ और भी निकल करके आ सकता है। अब देखिए ये आ गया ऐसे, तो ये इर्रेगुलर सा अरेंजमेंट हो गया। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा करके इसको कनेक्ट कर दें तो ये भी इर्रेगुलर सा अरेंजमेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे लगा करके मान लो एक रेगुलर बना भी देते हैं तो यहाँ पर कोई शेप फिक्स नहीं है कि रेगुलर ही पैटर्न में रहेगा सारा, हो सकता है इसके बगल फिर इर्रेगुलर हो जाए वो पैटर्न। तो यहाँ पर हमेशा इर्रेगुलर सा पैटर्न देखने को मिलता है, यहाँ पर रेगुलर पैटर्न मिलता है, वो भी 3D अरेंजमेंट के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं फटाफट, एक मिनट, चलिए। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो भी जो एग्जाम्पल मैंने बता दिया है वो उसी पर ही डिपेंड करेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, किसमें? क्रिस्टलाइन में। तो क्या होता है? दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। और यहां पर क्या होगा? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। इसको बच्चों बोलते हैं लघु परासी, याद रखना हिंदी में, और इसको बोलते हैं दीर्घ परासी। लॉन्ग रेंज को क्या बोलते हैं? दीर्घ परासी। यहीं पे लिख देता हूं, दीर्घ परासी। तो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि क्यूब के बगल में क्यूब, क्यूब के बगल में क्यूब, क्यूब के बगल में क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के दाएं क्यूब, क्यूब के बाएं क्यूब, क्यूब के नीचे, यानी कि लॉन्ग रेंज। जैसे मैंने बताया ना टाइल्स वाला, जैसे चेस बोर्ड देख लो, तो चेस बोर्ड में वाइट ब्लैक का अरेंजमेंट खूब दूर तक रहता है। अब उसके बीच में कोई और शेप नहीं आता है, तो वो 3D अरेंजमेंट है, ठीक ना, अगर मान लिया जाए तो, ठीक। और 3D अरेंजमेंट है और रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है, दूर तक का अरेंजमेंट इसी तरीके का सेम है और कोई चीज़ नहीं आ रही है बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखिए 2 हेक्सागोन तो आया, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसको कनेक्ट करें तो 2 क्यूब तो नजर आए, लेकिन उसमें ही क्या हो गया? एक इर्रेगुलर सा पैटर्न आ गया बीच में, इर्रेगुलर सा पैटर्न बनने लगा। यहाँ पर देखिए 6 आपको यहाँ पर आराम से आपको क्या दिख रहे हैं? हेक्सागन दिख रहा है यहाँ पर इमेजिनरी लाइन को कनेक्ट करने पर, लेकिन बगल में भी हेक्सागन दिख रहा है, ये दोनों, लेकिन उसके बगल का अरेंजमेंट कुछ और हो गया। फिर मान लो आगे गए, फिर हमें कुछ अलग सा शेप दिख गया, ठीक ना। इसके बाद गए मान लो, फिर हमारे पास एक हेक्सागन आया, फिर इसके बगल में एक हेक्सागन आ गया मान लो शेप। तो ये हमें क्या दिखाता है? शॉर्ट रेंज को दिखाता है। ये हमें क्या बताता है? शॉर्ट रेंज के लिए था। क्या था? शॉर्ट रेंज के लिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट रेंज।
लघु परासी, ठीक ना। तो इस वजह से कहा जाता है एमॉर्फस जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस वो लघु परासी होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, या लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर इनका पाया जाता है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? थर्ड पॉइंट है when we cut it with a sharp knife, when we cut it with a sharp knife, a smooth surface, a smooth surface is obtained, अब ध्यान से देखिए, दे यहां पे था दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, व्हेन वी कट इट विद अ नाइफ, विद अ शार्प नाइफ, अ स्मूथ सरफेस इज ऑब्टेन। अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये क्यूब है, मान लो अगर मैं इसको यहां से कट करूं, मान लो ये शेप लिया मैंने, किसी धारदार चीज से इसको कट कर दिया इतना एरिया, तो जब मैंने कट किया तो यहाँ पर हमें, क्योंकि ये सरफेस क्या है हमारे पास स्मूथ है, इसमें कोई और पार्टिकल, रफ पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे, तो हमको जो सरफेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, बिल्कुल साफ साफ चिकनी मिलेगी, ठीक ना। और कुछ यहाँ पर नहीं होंगे, कोई पार्टिकल नहीं होंगे, रफ पार्टिकल नहीं होंगे, इसकी वजह से इसकी सरफेस क्या होगी, स्मूथ मिलेगी। लेकिन अगर हम वहाँ करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, when we cut it with a sharp knife, we get a irregular rough surface। यहां पर अगर देखिए हम अगर नाइफ चलाएं, मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे इसको इस पैटर्न को मैंने कट किया, ऐसे समझो इस तरीके से, जैसे मैंने उसको कट किया था, ठीक ना, इसको मैंने कट किया ये सरफेस को। तो अब आप ध्यान से देखो इसके बीच में ये पार्टिकल तो हमें नज़र आ रहा है, ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल की वजह से जो सरफेस होगी यानी जो निकल के आएगा, या इसको ऐसे समझो, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ, ध्यान से देखिएगा इधर, ये हमारे पास क्रिस्टल है और यहां पर एक क्रिस्टल आ गया, क्रिस्टल कह रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट आ गया या पार्टिकल आ गया। ये पार्टिकल्स को क्या कहते हैं अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो ये पार्टिकल की वजह से ये जो सरफेस हो गई वो क्या हो गई, रफ हो गई। एक पार्टिकल जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये है, तो एक पार्टिकल यहाँ हो गया, तो आधा तो ये इसी के साथ रह गया, हाफ, तो ये हाफ ऑफ द पार्टिकल की वजह से रफ हो गया। अब जैसे इसी को हम यहाँ से काट दें ऐसे इसको, तो हेक्सागन है, तो हेक्सागन को मैंने यहाँ से अगर मान लो काटा इतना, तो ये रफ शेप आएगा यहाँ पर, ये इसका रफ शेप आएगा, इसका रफ शेप आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, रफ स्मूथ स्पेस नहीं, सरफेस नहीं होने वाली, यहाँ पर रफ सरफेस रहती है, ठीक ना। क्यों रहती है, वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण ही रहती है, ठीक ना, ठीक ना। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहाँ पर इर्रेगुलर सा है, इस वजह से ऐसा हमको देखने को मिलता है पैटर्न। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात यहीं कर लेते हैं, जैसे स्पेस है तो वो भी एक बात की, एक लाइन की बात है। तो फोर्थ पॉइंट जो होता है हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर लिखते हैं हम लोग दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। शार्प का मतलब क्या हुआ, अगर हमने बोल दिया 120 डिग्री तो 120 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा, यही होता है शार्प। रेंज में क्या हुआ कि भैया 105 से लेकर के 120 के बीच में क्या हो जाएगा, मेल्ट करेगा, तो ये रेंज होता है। जैसे आपने कभी प्लास्टिक को जलाया होगा
तो जब वो मेल्ट करता है, जलाना नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक ना, पॉल्यूशन होता है, तो जलाया होगा तो कैसे वो जलता है, कभी उधर से मेल्ट हो रहा है, कभी इधर से मेल्ट हो रहा है, तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता है, ठीक ना, शार्प कि भाई इतने पर पिघल गया पूरा, ठीक ना। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जितना भी है वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स टेम्परेचर है। जैसे मान लीजिए हमने 150 कहा तो 150 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएगा, एकदम मेल्ट, ना उससे पहले होगा ना बाद की, तो बात ही छोड़ दो, बाद में तो बचेगा नहीं, उसके पहले मेल्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ रेंज होगा कि भैया 140 से 150 के बीच में, ठीक ना, तो ये रेंज हो गया, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे बल्कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फटाफट लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी जिक्र कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, अगला पॉइंट कह रहा है यहां पर कि दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये क्या होते हैं, दे आर आइसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक को बच्चों हिंदी में कहते हैं हम लोग विषम दैशिक। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ, विषम दैशिक, और इसको बोला जाता है समदैशिक। अब यहीं पर कहानी छुपी हुई है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने क्रिस्टल लिया, डायमंड क्रिस्टल लिया, ठीक है, अब डायमंड क्रिस्टल को आप लोगे और उसमें से सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख के आप, जैसे मैंने मान लीजिए मार्कर रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को रख करके मैं अगर यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा डायमंड के बीच से, तो हो सकता हो मुझे इसका आकार या इसका शेप मोटा दिखाई पड़े, ठीक, ये एग्जैक्टली इसी तरीके का दिखेगा, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर हम डायमंड ही लिए, अब यहाँ पर रखते हैं, ऊपर से इसको ऑब्जर्व करते, हो सकता हो ये छोटा दिखाई पड़े, ठीक, तो इसी को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक नेचर का। अब अभी और मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आइसोट्रॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने लिया एक पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट ले लिया, उस प्लास्टिक शीट से आप इस मार्कर को देखोगे, चाहे सामने से देखो, चाहे एंगल बदल करके देखो, चाहे जैसे देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, सबका सब तरीके से आपको ये एक ही जैसा दिखाई पड़ने वाला है। क्लियर है बात? तो इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए, जितनी भी यहां पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल करके, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप जानते ही हो, ठीक ना, वैद्युत चालकता हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक ना, थर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल, ये जितनी भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये जितनी भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, अगर हम आइसोट्रॉपिक नेचर की बात करें तो यहां पर ये सभी की सभी डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। तो वही चीज मैंने बताया ना, हर डायरेक्शन से आप देख रहे थे डायमंड के अंदर से, तो आपको अलग अलग शेप नजर आ रहा था। तो उसी तरीके से एन आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है
कि विषम दैशिकता यानी अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे तो वो अलग अलग होंगी। क्लियर है बात ना? अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम अगर इसकी चेक कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू कुछ और आ रहा है, अगर इधर से चेक कर रहे हो तो इधर से कुछ और आ रहा है, इधर से चेक कर रहे हो तो इधर से कुछ और आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिए, यहां पर क्या होने वाला है? ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ऑल physical properties are same in all the directions, in all the directions। ठीक ना? यहां पर क्या होगा, जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। जैसे मैंने पॉलीथीन प्लास्टिक शीट से अलग अलग जगह से आप देखोगे एक ही जैसा ये मार्कर का शेप दिखेगा, तो यही है कि अलग अलग डायरेक्शन बदलते चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है। क्लियर रहती बातें? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाता हूँ, तो रेगुलर अरेंजमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ही बनाते हैं। अब ये देखिए जितने भी पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक ना? ये रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर हमारा डायरेक्शन ये है बच्चों, इस डायरेक्शन को मान लो हम ए बी कह रहे हैं, क्या है? ए बी डायरेक्शन। तो इधर से देखिए आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इधर से आप जैसे ही देख रहे होंगे तो आपको एक डॉटेड, एक प्लेन, एक डॉटेड, एक प्लेन, एक डॉटेड और एक प्लेन नज़र आ रहा होगा। क्लियर है बात ना? अगर आप इसी तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाइए, ठीक ना, इस डायरेक्शन को देखें, मान लो ये सी डी है, तो यहाँ पर देखिए कैसा अरेंजमेंट दिख रहा होगा, एक तरफ एक जैसा है और दूसरी तरफ एक जैसा, यानी ये पूरा का पूरा एक तरफ प्लेन और दूसरा का दूसरी तरफ क्या, डॉटेड। तो ये अलग अलग डायरेक्शन से हमें अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर क्या करेगा, प्रोवाइड करता है, देता है। क्लियर है बात? अगर हम ऐसे चले जाएँ तो यहाँ पर प्लेन डॉटेड प्लेन इस तरीके से, यहाँ से डॉटेड प्लेन। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिजिकल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। क्लियर है बात ना? इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई अरेंजमेंट ही नहीं है रेगुलर, तो यहाँ पे चाहे जिस दिशा से भी देखिए आपको, जैसे अगर मैं बना के आपको दिखाना चाहूँ तो मान लो हमें तो कोई प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर पता नहीं चलने वाली। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, मान लो ये इधर से जाऊँ, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो फिर यहाँ पे दो ब्लैंक वाले हैं, फिर दो डॉटेड है, दो ब्लैंक है, फिर आगे का अरेंजमेंट हो सकता है कुछ और हो जाए, ठीक ना? इधर से आओगे तो यहाँ पर देखो, इधर से आइए तो देखिए डॉटेड प्लेन फिर डॉटेड डॉटेड डॉटेड, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन यानी सेम इन ऑल डायरेक्शन, किधर से भी चले जाओ तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो हमें हर तरफ से एक ही जैसी चीजें नजर आने वाली हैं बच्चों, ठीक ना? क्लियर है इतनी बातें? ठीक, क्लियर है? ध्यान से देखिए, फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। ठीक, चलिए इसको अब मैं हटाता हूं। तो ये सेम, इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, समदैशिक, जिधर से भी देखो एक जैसा। ये विषमदैशिक, जिधर से देखोगे अलग अलग। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिएगा, डी डी और एस डी, सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, डिफरेंट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, डी डी एस डी, ऐसे करके याद कर सकते हो। क्लियर है बात? ध्यान से देख लीजिए, इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, अगला जो पॉइंट होता है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो होता है दे आर ट्रू सॉलिड्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे आर ट्रू सॉलिड्स, इनको कहा जाता है ये ट्रू सॉलिड्स हैं। और जबकि हम उसकी बात करते हैं तो इनको बोला जाता है दे आर स्यूडो सॉलिड्स। दे आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड मतलब क्या होता है? नकली ठोस। इनको नकली ठोस कहा जाता है, ये नकली ठोस है, सूडो सॉलिड्स है, फॉल्स सॉलिड्स हैं। जबकि ये क्या है? ये ट्रू सॉलिड्स हैं। ये जैसे हैं ये वैसे ही दिखते हैं, ये सॉलिड्स हैं, ये ट्रू सॉलिड्स हैं, ये सूडो सॉलिड्स हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक ना। तो जैसे यहां पर एग्जांपल लिखेंगे तो अगर हम कोई भी मेटल को ले लें, कोई आयनिक कंपाउंड ले लें, जैसे NaCl हो गया, ठीक ना, ये आयनिक सॉलिड्स में आता है। ग्रेफाइट हो गया, ठीक ना, ग्रेफाइट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम सूडो सॉलिड्स की बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हो रबर, प्लास्टिक, ये हो गया रबर, प्लास्टिक, चॉक पाउडर, तो एटसेट्रा, ठीक। अब देखिए ये हो गए सूडो सॉलिड्स और ये हो गए हमारे ट्रू सॉलिड्स। इसमें ग्लास भी आएगा, ठीक ना, ग्लास। अब एक क्वेश्चन यहां से बहुत आता है सूडो सॉलिड से, नकली ठोस से, ठीक ना, फॉल्स सॉलिड से, क्या कि जो ग्लास होते हैं बच्चों, ठीक ना, उनको हम सूडो सॉलिड्स क्यों बोलते हैं, ठीक ना। ग्लास को हम सूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं? वाई ग्लास इज कॉल्ड सूडो सॉलिड्स, या हम इसको कह सकते हैं फॉल्स सॉलिड्स, ये सूडो सॉलिड्स क्यों कहलाते हैं? या हम कह सकते हैं सॉलिड्स को हम, ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल्ड ग्लास एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, या वाई वी कॉल्ड ग्लास एज अ सूडो सॉलिड्स? तो इसके पीछे एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है बच्चा? ग्रेविटी रीजन होता है। जैसे मान लीजिए, समझिए, पुरानी पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंगें जो हैं उनमें लगे होते हैं विंडो पे लगा होता है ग्लास, ठीक ना, उसमें होते हैं विंडो पे होता है ग्लास। जैसे अगर हम अपने शहर की बात करें तो आपके शहर में पुरानी बिल्डिंगें होंगी, जैसे आप देखा होगा आनंद भवन सबसे पुरानी बिल्डिंग है, उससे भी पुरानी बिल्डिंग आइए, चले आइए, हम लोग को देखने को मिलेगी यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी बहुत बहुत पुरानी है वो। और लगभग ECC इवन क्रिश्चियन कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर भी कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो 1903 में बनी हुई हैं। तो शीशे ग्लास चेंज नहीं है, वही लगे हुए हैं पुराने, ठीक ना। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, चले जाइए। तो क्या होता है, जो ग्लास होते हैं वो सॉलिड है, सभी को पता है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होना चाहिए, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, ठीक ना, इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए ग्लासेस का। लेकिन ग्रेविटी के वजह से बच्चों, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटी के वजह से ये पार्टिकल्स नीचे की ओर आने लगते हैं। ग्रेविटी इनको पुल करती है और ये इस प्रोसेस को होने में बहुत समय लगता है, यानी ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत साल लग जाते हैं। तो बहुत पुरानी जो हमारे कह सकते हो बिल्डिंग्स होगी, उनके जो शीशे होंगे, उनके विंडो के, वो नीचे से मोटे हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा बच्चों? ऊपर के पार्टिकल कम होने लगेंगे और नीचे के पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? ज्यादा होने लगेंगे। नीचे पार्टिकल्स हमको क्या दिखने लगेंगे? ज्यादा दिखने लगेंगे, यानी उनका शेप कुछ ऐसा रखेगा मैं, ठीक, इस टाइप का। ये किस वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से सारा का सारा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे कलेक्ट होने लगेंगे और नीचे से वे हो जाएंगे थिक और ऊपर से हो जाएंगे वे थिन। तो इस वजह से हम लोग ग्लास को क्या कहते हैं? सुपर कूल लिक्विड, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना। और यहाँ पर ये प्रोसेस पॉसिबल होती है, ग्रेविटी के वजह से
जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स के जो ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पार्टिकल नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, यानी नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और ऊपर का हिस्सा पतला यानी थिन रह जाता है। तो इसीलिए हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर है बात? आई थिंक आपको बात ये वाली समझ में आ गई होगी। ध्यान से देख लीजिए, किसी के क्वेश्चंस होंगे तो कुछ पूछ लेना मुझसे कमेंट करके, ठीक ना? क्लियर है? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ग्लास के पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाने लगते हैं, ठीक ना, जिससे उनके नीचे का हिस्सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ऊपर का हिस्सा पतला रह जाता है। इस वजह से ग्लास नीचे से मोटे और ऊपर से पतले हो जाते हैं। ठीक, चलिए ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है, इसमें टाइम लगता है। ठीक, तो इस वजह से हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड, हिंदी में कहे तो अतिशीतित द्रव, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, यही रीज़न होगा जो मैंने आपको बताया बच्चों। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।